सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। अभी मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले वो मैं राइटिंग के टास्क 1 की जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उससे वीडियो को स्टार्ट करूँगा। देखो इस चीज़ का आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे जितने भी डाटाबेस टास्क हैं, कहने का मतलब है डाटा जिसमें लगता है, जैसे टेबल हो गया, ठीक है, पाई चार्ट, बार और लाइन, ये सारे के सारे ही इस सेंटेंस फॉर्मेशन से कवर हो जाएंगे। आपको आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी भी सर हम लाइंस रिपीट कर रहे हैं, है ना। ज़्यादातर क्या होता है भी सेंटेंस फॉर्मेशन जो टास्क 1 की है उसमें लाइंस बहुत रिपीट होती हैं, ठीक है। मान लो किसी चीज़ का इंक्रीज़ लिख दिया, फिर कोई इंक्रीज़ आ जाए तो सेम लाइन रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो ये वाली दिक्कत इसमें ख़त्म हो जाएगी आपकी इस वीडियो को और इस जो टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन को करने के बाद। आपने करना क्या है, सिंपली मैं आपको इसको करवाने के बाद एक टास्क आपकी स्क्रीन पर शो होगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट करना है और इस तरीके के साथ टास्क लिखकर देखना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई इस तरीके से लिखने में टास्क को, कमेंट करना है तो मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। बाकी जो बात है, बाकी जो टास्क रह जाएंगे वो तो अपने लगातार ये जो 7 दिन या 8 दिन जितना भी वीडियोस चलेगी उतने दिन तक मैं सारे के सारे टास्क इसमें कवर करवाऊंगा जितना हो सके। बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी ये वीडियो, ये सीरीज़ पूरी, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा अपनी वीडियो पे आप बात करते हैं। देखो जो टास्क 1 में क्या होता है, मान लीजिए भी कोई भी ग्राफ है, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन ग्राफ की। मान लीजिए एक लाइन ग्राफ है और इसकी एक लाइन ऐसे आ गई, कोई भी है, मान लो ये किसी क्रॉप की प्रोडक्शन है, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन है, ठीक है। मान लीजिए अपन ने एक बार इस लाइन को लिख दिया भी द वीट प्रोडक्शन इन जापान was increased by 10% in 2010। देखो अपन ने ये एक सिंपल लाइन लिख दी। अब क्या होता है, एक बात आपको एक रूल बता दूं भी, जो भी लाइंस चाहे बार में हो, पाई में हो, टेबल में हो या लाइन में हो, एक बात याद रखना, एक चीज़ सब में कॉमन होती है और वो चीज़ क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ये एक सेंटेंस लिख दिया, हर एक ग्राफ के सेंटेंस में ये 4 चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो पहली चीज़ आ गई जिस बारे में बात हो रही है, 1 नंबर, किसी ना किसी के बारे में तो बात होगी, 1 नंबर आ गया। सेकंड चीज़ आ जाएगी भी वो जो बात है उसमें वो चीज़ इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। सेकंड चीज़, अगर इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है तो कितनी इंक्रीज़ कितनी डिक्रीज़ हुई है। तीसरी, और वो चीज़ कब हुई है। ये 4 चीज़ें कॉमन आती हैं, ये वाली इसके साथ ही आ जाएगी। ये 4 चीज़ें होंगी ही होंगी। अब इसका क्या फ़ायदा है अपने को, ये चीज़ का क्या फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, देखो मान लीजिए ये वीट प्रोडक्शन है, एक ग्राफ और आ गया, ठीक है, ये राइस प्रोडक्शन, वो भी राइस हो रही है। अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकती ना द राइस प्रोडक्शन इन जापान वाज इंक्रीज्ड बाय इन %, क्योंकि वो तो फिर रिपीट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, देखो पहली चीज़ को आगे लेकर तो अपनी लाइन बना दी। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड जो चीज़ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली, उसको आगे लूँगा। अब उसके लिए क्या अपने को इसका फ़ायदा होगा, ये देखो सेकंड चीज़ क्या है, इंक्रीज़ डिक्रीज़। देखो एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10% was seen in wheat production of Japan, कब, इन 2010। अब मैंने सेम लाइन की दूसरी फॉर्म बना दी, इसका सेंटेंस चेंज करके। अब मान लो एक ग्राफ और आ गया, वो भी बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तीसरी चीज़ को आगे ले आएंगे। कैसे, एन इंक्रीज का सिनोनिम यूज़ कर दो, एन इंक्रीमेंट, ओ सॉरी ये तो सेम चला जाएगा ना, ए 10% ऑफ इंक्रीमेंट, ये चीज़ 10% है, 10% को अपन ने ए लिख दिया, ए 10% ऑफ इंक्रीमेंट वॉज अकाउंटेड इन जापान्स वीट प्रोडक्शन, कब, इन 2010।
3 तरीके से लिख दी। अब चौथी देखो, ये चौथी चीज़ को आगे ले आओ, चौथी चीज़ को आगे ले आएंगे आप इन 2010। अब चौथी चीज़ क्या थी 2010, तो इसको आगे लिख दिया इन 2010 अबाउट 10% ऑफ इंक्लाइन, इंक्रीज इंक्लाइन के सिनोनिम यूज़ करो, इंक्लाइन वॉज नोटिस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ wheat इन जापान। कब? इन 2010। एक ही लाइन को 4 तरीके से लिखा, 1 2 3 4, 4 तरीकों से मैंने एक ही लाइन को लिख दिया। और बताता हूँ और कैसे लिख सकते हैं। आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है एक वर्ड जो आता है, इसी पे लिख लेते हैं, देयर हैड बीन। मैंने एक लाइन देयर हैड बीन से शुरू करनी है, मैंने एक लाइन द फिगर्स से शुरू करनी है, मैंने एक लाइन देयर वॉज से शुरू करनी है, मैंने एक लाइन हैविंग से शुरू करनी है। ये 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए, इनसे ही लाइन शुरू होगी। 4 तो ये तरीके आ गए, 4 ये, 8 तरीकों से अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीख ली, मैं कहता हूँ कोई भी ग्राफ आ जाए, पाई, बार, लाइन, टेबल, सब के सब इसी से क्लियर होंगे। कैसे होंगे? अब मैंने आपको इससे लाइन बनानी सिखाता हूँ। देयर, उसी लाइन को मैं लिखूंगा देयर हैड बीन, देयर हैड बीन लगा दिया, एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10% वॉज नोटिस्ड इन, जो भी आप लिखना है, इन 2010। समझ लगी बात? देयर हैड बीन से शुरू करो, लगा दिया। सेकंड, द फिगर्स। फिगर्स का क्या मतलब होता है? भी जो डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज वगैरह। द फिगर्स ऑफ वीट प्रोडक्शन, किसके? वीट प्रोडक्शन। द फिगर्स ऑफ वीट प्रोडक्शन वॉज अकाउंटेड एन इंक्रीज ऑफ 10% इन जापान इन द ईयर ऑफ 2010। इसी तरीके के साथ आप देयर वॉज से भी लगा सकते हो। देयर वॉज एन इंक्लाइन ऑफ अबाउट 30% वॉज सीन, जो भी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तरीकों के साथ मैंने आपको बता दी। बड़ा ही अच्छा और बैंड लेने का एक जरिया है ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपने कर दी तो क्या बात, ठीक है। अब एक वर्ड रह गया हैविंग। हैविंग का क्या यूज़ है? हैविंग का यूज़ यहाँ पे होगा, मान लीजिए अपना जो ग्राफ है वो पहले बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ गया, ठीक है। मान लो ये आपको ग्राफ आ गया। अब मैं हैविंग का यूज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बता दूं। मैंने क्या लिखना है? पहले तो मैं लिख दूंगा ये ग्राफ यहाँ तक इतने % इंक्रीज़ हुआ। अब ये मैंने यहाँ से शुरू करूँगा, भी यहाँ से डिक्रीज़ होने के बाद ये फिर इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होने के बाद ये फिर इंक्रीज़ हुआ। इसको मैं कैसे लिखूँगा? देखो मैं लिखूँगा, हैविंग से स्टार्ट करूँगा, हैविंग एन डिक्रीज़ ऑफ अबाउट 10%। मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिक्रीज़ हुआ। मैंने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10% डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 40 पे था, यहाँ पे ये 30 पे आ गया, और फिर यहाँ पे ये 50 पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10% का डिक्रीज़ हुआ। मान लीजिए ये 2010, 2011 और ये 2012 था, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा? 2010 से 2011 के बीच ये 10% डिक्रीज़ हुआ और फिर 2012 में ये 50% पे पहुँच गया। कैसे लिखूँगा? हैविंग एंड डिक्रीज़ ऑफ अबाउट 10% इन, कब आया 10% का डिक्रीज़? 2011 में। इन 2011 इट अगेन इंक्रीज्ड टू या रीच टू, इट अगेन रीच टू 50%। देखो ये 50% पे पहुंच गया, ये देखो ये 50% कब पहुंचा? 2012 में, इन 2012। सो ये जो
8 तरीके मैंने आपको बताए, 3 ये, 1 ये, 4 और 4 ये। इन तरीक़ों के साथ अगर आपने ये सीख लिया इनको कैसे घुमाना है, कैसे इनको लिखना है, तो आपकी टास्क 1 की प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। देखो कभी भी टास्क 1 को आपने इग्नोर नहीं करना। टास्क 1 बड़ा ही अच्छा एक तरीका है राइटिंग को क्लियर करने का, क्योंकि बच्चे टास्क 2 पे फोकस कर देते हैं। सो ये आपके सामने सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी भी, इतने तरीक़ों के साथ आप इतने वेज के साथ आप टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन को सीख सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर अभी एक बार ग्राफ शो होगा, ठीक है, उसका आपने स्क्रीनशॉट करना है और उन बार ग्राफ को ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं इन तरीक़ों के साथ लिखना है। इन लाइंस के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन लिखनी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप जो कल की जो आपकी वीडियो आएगी सेकंड डे की, उसमें वो चीज़ सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो मैं हमेशा ये जो आने वाले दिन हैं उनमें सारे ग्राफ कवर करवा दूंगा, टास्क 1 भी करवाऊंगा और टास्क 2 भी। देखना बड़े अच्छे तरीके के साथ ये सीरीज़ जाएगी, बहुत बच्चों को हेल्पफुल होएगी जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, खासकर उनके लिए। सो ये थी अपने टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन। मैं ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, अभी बहुत सारे तरीके करो, ऐसे करो वैसे करो, इतना कर लो बहुत है। टास्क 1 में बड़े अच्छे वे से आप 3 में, जैसे टास्क 1 3 बैंड का होता है ना, 2 या 2.5 पर पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने ये जो सारी सेंटेंस फॉर्मेशन है सीख ली। सो ऐसे आपने अपने टास्क 1 को डील करनी है। बाकी जो बातें हैं आप दूसरे मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ। मैं अब भी मैं हर एक मॉड्यूल के लास्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक चैलेंज दूंगा जो आपने कंप्लीट करना है। सो आज मैंने जैसे बताया था कि रीडिंग का जो मैं करवाऊँगा, रीडिंग में जो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ वो करवाऊँगा मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स। हर दिन एक नया क्वेश्चन टाइप के साथ आएगा, ठीक है। आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, कल को कोई ट्रू फॉल्स या हेडिंग्स, ऐसे हर एक चीज़ कवर होगी इस पूरी सीरीज में। सो जुड़े रहना, जब तक वीडियो चलेगी, जब तक सीरीज़ चलेगी, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट है। सो अब बात करते हैं रीडिंग की। आपका टाइम मत ख़राब करूं ज़्यादा मैं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, ठीक है। मैं आपको सीधा एक फंडा बताऊंगा अभी, फिल इन द ब्लैंक्स को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो हमारे पास एक रीडिंग है, रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। शिप बिल्डिंग आपको पता ही है, समुद्री जहाज को और उसकी बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। नेविगेशन का आपको पता ही है, डायरेक्शन, शिप को कैसे बनाया जाता है, और नेविगेशन उसकी डायरेक्शन। रोमन का मतलब है, रोमन एक आई थिंक कंट्री है कि सिटी है, आपको लेना देना नहीं। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहले ट्रू फॉल्स हैं, आज नहीं करवाऊंगा। आप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को डील कैसे करना है देख लो। एक बात मैं पहले कह देता हूँ, जो एक टिप नंबर है, फर्स्ट, जब भी फिलअप आए, फिलअप के जो आगे दिया हुआ है यहाँ पे जो वर्ड होगा उसका आपने मेन ध्यान रखना है, और फिलअप के जो बाद में होगा, अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, अगर ये भी ना मिला तो इसका सिनोनिम मिलेगा, अगर इसका नहीं मिला तो इसका सिनोनिम मिलेगा। 100% गारंटी, 100% गारंटी। और ये चीज़ इसी में प्रूव करूँगा हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी तरीके के होते हैं यही मेथड से होंगे, कभी भी कोई फिलअप गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से आप करोगे। देखते हैं कैसे करना है। देखो वॉरशिप्स कौन से होते हैं, वो शिप्स जो कि जंग में जाते हैं ना, जैसे युद्ध होता है या कोई वॉर या कोई आर्मी की लड़ाई, या मर्चेंट शिप्स, ये देखो सेम वही है आर्मी के शिप्स, ठीक है। उनकी बात अब ये करने जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन देखनी है अभी कहाँ पे होंगे, ठीक है। जैसे आप में पहले एक बार फिलअप पढ़ ही लेते हैं। वॉरशिप वर डिज़ाइंड सो डैट दे वर, भी वॉरशिप ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। अब मेरे पास कीवर्ड क्या है, वर तो चलो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है ना, दे वर। दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो मूव क्विकली और दूसरी अपने लिखनी है यहाँ पे। और एक बात ये भी है, जहाँ पे मूव्ड क्विकली, या इसका सिनोनिम आ जाएगा, मूव्ड क्विकली का मतलब होता है भी जल्दी दौड़ने वाला, है ना, फास्टली, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई चीज़ मिलेगा, उसके साथ ही जो अपना आंसर है वहीं पे मिलेगा। सो पहली बात तो अपने वॉरशिप ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं यहाँ पे
ताकि वो एक तो तेज़ी से मूव करें और दूसरी चीज़ अपने देखनी है। सो जहाँ पे मूव क्विकली ऐसा कहीं पे सिनोनिम मिलेगा वहीं पे अपना आंसर हो गया। सो लेट्स डू इट। अपनी टेक्निक काम करती है या नहीं। ओके, वॉरशिप, शिप बिल्डिंग, वॉरशिप, रोमन शिप्स। अपने वॉरशिप या मर्चेंट शिप देखना है, कहाँ पे आएगा। इनिशियली लॉक्ड सेंचुरीज, शिप बिल्डिंग की सारी बात चल रही है अभी तक तो। रोमन मर्चेंट शिप, द एंशियंट रोमन्स बिल्ट द लार्ज मर्चेंट शिप एंड वॉरशिप whose साइज एंड टेक्नोलॉजी वर अनइक्वल्ड अंटिल 16th सेंचुरी। अब वॉरशिप और मर्चेंट शिप की बात तो हुई, लेकिन ये अभी तक कोई बात नहीं हुई भी वो मूव क्विकली करते हैं या ऐसे डिज़ाइन किए जाते थे, ऐसी अभी तक बात नहीं हुई। वॉरशिप वर बिल्ड टू लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। अब देखो, वेरी स्पीडी का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलने वाला। और इसके आगे क्या है, एंड। अब यहाँ पे देखो अपना फिलअप क्या था, मूव्ड क्विकली। अपना फिलअप था मूव क्विकली, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरी स्पीडी। सो वेरी स्पीडली, और स्पीड का मतलब क्या, स्पीडी का मतलब जो तेज चले, मूव्ड क्विकली। इसके आगे एंड है, सो एंड से आगे वाला जो भी होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखते हैं एंड से आगे क्या है। सो एंड से आगे क्या है, लाइट वेट। सो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, लाइट वेट। समझ लगी। सो इसी तरीके से आगे देखते हैं। चलो फिर उन्होंने कहा, दे ऑफन रिमेन्ड फ्लोट आफ्टर द बैटल्स एंड वर एबल टू सेज क्लोज टू द लैंड एंड लैक्ड एनी एडिशनल वेट। ओके, ए बैटरिंग रैम मेड ऑफ डैश। अब क्या है, एक बैटरिंग रैम की बात हो रही है। भी कहने का मतलब है भी एक रैम मेड ऑफ, रैम क्या होती है, रैम कोई भी चीज़ होगी वहाँ पे जो किसकी बनी होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा जिसके रैम बनी होती है। रैम आई थिंक क्या हो सकती है, इमेजिन करो, आयरन की, वुड की, एल्यूमिनियम की, इस तरह का कोई वर्ड होगा। ठीक है, डैट वॉज इंक्लूड डिज़ाइन ऑफ अटैकिंग एंड डैमेजिंग द टिम्बर। भी ऐसे बनाई होती है ताकि वो अटैकिंग के लिए और टिम्बर को डैमेज करने के लिए। सो रैम की बात यहाँ पे होगी, उसके साथ ही वही बात होगी, वो किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, वो अपना आंसर होगा। सो पहले अपन ढूंढते हैं रैम। यहाँ पे अपना आंसर था, दे हैड टू एबल टू सेल कोस्ट विच दे आर नो ब्लास्ट एक्सेस्टेंट दे नो नैरो। जहाँ पे रैम आएगा वहीं पे रुकना है अपने। दे डिड नॉट सिंक डैमेज सी नेवल बैटल्स। दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम मिला, ये मिला, बैटरिंग रैम मिल गया। अब मेड ऑफ विच वॉज यूज टू प्रिसाइज। यहाँ पे अगर तो आप आगे चले गए, यहाँ से आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। रैम से पीछे देखो, दे हैड ए ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। आगे नहीं चले जाना, जहाँ पे कीवर्ड मिलेगा उससे पीछे भी देखना है, तभी आंसर मिलेगा। देखो, दे हैड ए ब्रॉन्ज, मैंने आपको कहा था ब्रॉन्ज भी एक मटेरियल होता है जैसे आयरन होता है। सो इसका आंसर क्या सीधा सीधा आएगा, द रैम डैट मेड ऑफ ब्रॉन्ज। सो ऐसे अपना ये फिलअप आया। अब आप देख सकते हो कि फिलअप कैसे कैसे आंसर हो सकते हैं। इसमें तो डायरेक्ट मिल गया, अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है, इसमें पहले आंसर दे दिया। सो ऐसे भी हो सकते हैं। देन वारशिप सच एज टायरिंग हैड रोवर्स ऑफ 3 डिफरेंट डैश। कह रहे हैं कि जो वारशिप, ये वॉरशिप की कोई कैटेगरी होगी भी, इस तरह के जो वॉरशिप होते हैं उनके पास रोवर्स होते हैं ऑन 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट क्या, कोई 3 चीज़ें होंगी, वो 3 डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और वो जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ पे लिखनी है। हो सकता है भी पैसेज में ये 3 चीज़ों के नाम ही दे दें, ये हैं। ठीक है, चलो आप पहले तो 3 चीज़ें ढूंढनी है। 3 चीज़ें या तो 3 डिफरेंट होगा या 3 चीज़ें इकट्ठी लिखी होंगी। ओके, वारशिप बोथ विंड एंड ह्यूमन पावर्स देयर फॉर वेरी फास्टली लार्ज मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे ये नेम है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वॉरशिप, बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि ये अपने को नेम मिल गया, जो अपना नेम यहाँ पे आया था वो मिल गया। अब इसके आसपास ही होगा 3 डिफरेंट क्या, वॉज डोमिनेंट वॉरशिप फ्रॉम 7th to 4th सेंचुरी। ये जो शिप है ना, ये 7वीं से लेकर 4थी शताब्दी थी
वहाँ के डोमिनेंट थे, मतलब मेन शिप यही थे। इट हैड रोवर, रोवर ये रोवर आ गया इन ऑन थ्री, अब आएगा ऑन थ्री डिफरेंट क्या होते हैं, रोवर मिल गए यहाँ पे, रोवर इन टॉप मिडल लोअर लेवल्स, मतलब कहने का लेवल्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा भी अपना, इसके 3 डिफरेंट्स क्या होते हैं, लेवल्स। ओके, अब अपना आगे का आंसर, अनलाइक द मर्चेंट शिप हैड ए ब्रॉड डैश, अनलाइक द मोर मर्चेंट हैड अ ब्रॉड डैश। अब क्या है, मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड, ब्रॉड क्या होता है, बहुत बड़ा, मर्चेंट शिप का एक बहुत बड़ा क्या होता है, डैट ले फॉर बिलो द सरफेस ऑफ सी, जो कि सी के सरफेस के नीचे रहता है। ये पानी की सतह आ गई, ये पानी की सतह, जो चीज़ पानी की सतह से नीचे रहती है और क्या है वो बहुत बड़ी है। अब ये है अपना क्वेश्चन, वो है किसकी, मर्चेंट शिप की। ओके, मर्चेंट शिप की कोई ऐसी चीज़ जो पानी के नीचे रहती है। लेवल्स आ गया था 50 रोज, द रोवर्स एट द बॉटम, द रोवर एट बॉटम हैड मोस्ट अनकम्फर्टेबल। अब आपको यहाँ से लगेगा बॉटम पानी के नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं हुई पानी के नीचे, सिर्फ बॉटम वर्ड दिया हुआ है। मोस्ट अनकम्फर्टेबली पोजिशन दे वर अंडर द रोवर, अंडर द रोवर है, अभी ये नहीं बात हुई भी पानी के नीचे, ये अंडर द रोवर है। दे एक्सपोज टू वाटर एंटरिंग थ्रू द और होल, इट इज़ द वर्थ, और वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नथिंग परसेप्शन लार्ज शिप देयर इवन मोर रोवर, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, ऐसी चीज़ जो पानी के नीचे रहती है, यहाँ से मत लगाना अंडर द रोवर, ये अंडर द रोवर है, अंडर द वाटर नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन सच सिचुएशन। मर्चेंट शिप्स, अब मर्चेंट शिप्स की बात अब शुरू हुई है। वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट द लॉट ऑफ कार्गो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, दे हैड ए वाइडर हल, डबल प्लैंकिंग एंड सॉलिड इंटीरियर with added stability. Unlike the warship, V-shaped hull was deep underwater. किसी को कुछ मिला, मुझे मिला deep underwater, पानी के नीचे क्या है, पानी के नीचे there was V-shaped hull, V-shaped hull क्या है, wider hull ऊपर दिया हुआ है, so hull is the right answer. so इस तरीके के साथ अगर आपने fill in the blanks कर लिए तो आपकी रीडिंग पार है। अब क्या है चैलेंज यहाँ पे ये है, ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4, ये 4 जो फिलअप्स हैं ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए। आपने क्या करना है, मैं इस रीडिंग की एक ऐसा करता हूँ, मैं इस रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपने क्या करना है 1 2 3 4 ये 4 के 4 फिलअप्स इसी तरीके के साथ ढूंढने हैं और मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके के साथ अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी और रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं। सो आपका चैलेंज नंबर 2 ये है, अभी ये क्वेश्चंस आपने ढूंढकर मुझे सेंड करने हैं। देखते हैं अभी आपके कितने क्वेश्चन शुरू सही होंगे। 2 रीडिंग्स दूंगा, दूसरी रीडिंग में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उसमें देखते हैं अभी आपके अगर 5 हुए तो 5 में से 4 सही होने चाहिए, 5 में से 5 किसके सही होते हैं। जिस भी बच्चे के ज़्यादा सही होंगे उनका मैं नाम अपने कमेंट में या अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं ये सारे करवा दूँ, नेक्स्ट रीडिंग बता दूँ, चलो मैं ये सारे करवा देता हूँ। दे हैड अ बोथ स्क्वायर एंड डैश, देखो अब दे हैड अ बोथ स्क्वायर एंड डैश सेल। स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर एक शेप है, और दूसरी भी बात बोथ का मतलब है दोनों, कहने का मतलब अगर ये स्क्वायर है ये एक शेप है तो सेकंड चीज़ भी कोई शेप ही होगी। सो स्क्वायर शेप क्या होती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, ऐसी कोई चीज़ होगी। चलो देखते हैं, पहली बात तो देखेंगे स्क्वायर कहाँ पे है। rudder uncontrolled table, there lots of large square sails and a small triangular sail। लो ट्रायंगुलर अपना आंसर आ गया, क्योंकि मैंने कहा था अगर स्क्वायर शेप है तो दूसरा भी शेप ही होगा, तो आंसर सीधा सीधा अपना आ गया। ये लो ये ट्रायंगुलर लिख दिया। ऑन द मर्चेंट शिप डैश वॉरशिप डैश वाज यूज्ड टू इंश्योर द, ऑन द मर्चेंट शिप वॉर, देखो ऑन द मर्चेंट शिप एंड वॉरशिप दोनों पर डैश वॉज यूज टू इंश्योर द रोवर टू मूव देयर ओर्स इन एंड आउट ऑफ वाटर एट द सेम टाइम।
क्या चीज़ यूज़ की जाती थी कि जो ओवर्स थे उनको पानी के अंदर और बाहर सेम टाइम पे निकाला जाए? क्या चीज़? ओर्स, आई थिंक वही चप्पू जिसे बोलते हैं उसी को ही कहते होंगे भी। अगर वो कौन से ओर्स को सेम तरीके के साथ जो मूव किया जाए उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती थी? लेट्स सी। ओके, ट्रायंगुलर, जस्ट लाइक द वॉरशिप मर्चेंट वॉरशिप एंड यूज्ड ओर्समैन। ओर्समैन क्या होते हैं? जो पानी को उसको चलाते हैं जहाज को। बट कोऑर्डिनेटिंग द हंड्रेड्स ऑफ रोअर बोथ टाइप ऑफ शिप्स आर नॉट इजी टाइप। भी सेम ही तरीके के साथ उनको हंड्रेड्स ऑफ चप्पुओं को चलाना एक आसान काम नहीं था। इन ऑर्डर टू असिस्ट, उनको असिस्ट करने के लिए म्यूजिक वुड बी प्लेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो दे कैन कीप टाइम विद दिस। क्या चीज़ चलाई जाती थी? म्यूजिक। देखो सीधा आप अपने सीधा आंसर भी लगा सकते हैं ऐसे अपनी समझ के साथ। सो म्यूज़िक इसका आंसर है। सो इसी तरीके के साथ अपने आगे सारी अपनी रीडिंग है जो आपको नीचे दी होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको देखना है, अच्छे तरीके के साथ करना है और मुझे कमेंट करना है आपका स्कोर। अगर 5 हुए थे 5 में से, 10 हुए तो 10 में से। सो ये थी आपकी रीडिंग मॉड्यूल। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे डील करने हैं, फिलअप के आगे फिलअप के पीछे ध्यान रखना है, फिलअप को समझना है, क्योंकि फिलअप एक ऐसा टाइप है जो आया तो सीधा 10 से 15 क्वेश्चन ही आएंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब है 2 बैंड के लगभग। सो इनको नहीं जाने देना, अच्छे तरीके के साथ करनी है, देखना बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। मैं आगे वाली क्लास लगाऊंगा, आगे वाली 10 के 10 दिन या 7-8 दिन जितने भी दिन वीडियोस बने, बड़ी अच्छी सीरीज़ रहने वाली है। सो ये था अपना रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक्स। सो नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं आपको बताता हूँ अपना लिसनिंग। लिसनिंग में आपको मैंने कहा था कि आज आप करेंगे लिसनिंग का पार्ट 1। सो देयर वी हैव अ लिसनिंग। देखो जो लिसनिंग का फर्स्ट सेक्शन होता है ना, वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन करने का एक सेक्शन है। बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा चांस हैं भी इसमें, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो फिलअप्स ही आते हैं। अगर नहीं तो MCQs जो आते हैं वो 1 वर्ड वाले, ऐसे 1 2 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस फिलअप्स। सारे MCQs नहीं आएंगे, थोड़े बहुत अपने MCQs प्लस फिलअप्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं। और ये जो आएंगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, नो मोर देन 3 वर्ड्स है। और इनमें अपने 10 से 10 लेने कैसे हैं वो तरीका मैं आपको आज बताऊँगा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो एक ऐसा पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है भी इसमें बच्चे को अपनी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग में बताया भी, वो हल किस मतलब रैम किसकी बनी हो सकती है, या आयरन की, एल्युमिनियम की, वुड की। सो वही वर्ड आया ब्रॉन्ज। तो ऐसे ही क्या इसमें इमेजिनेशन लेके चलनी है। कैसे? देखो पहला जो आंसर है, एक तो आपने इंस्ट्रक्शंस का ध्यान देना भी 3 वर्ड्स है। ओके, मतलब 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर। एंड और का क्या मतलब है? एंड और का मतलब है हो सकता है कि इसके साथ एक वर्ड आए, हो सकता है कि ना आए। एंड और एक का ये मतलब होता है आएंगे 3 वर्ड्स ही। मान लो 14 रेड हैट, ये क्या है? 2 वर्ड्स एंड ए नंबर, ठीक है। रेड ब्लैक हैट, ये है 3 वर्ड्स एंड ए नंबर। सो ये हो गया 3 वर्ड्स और ए नंबर हो गया। और आएगा तो उसका मतलब है दोनों में से एक चीज़ एंड लगा है तो ये भी लगा सकते हैं। सो देखो अभी एड्रेस आ गया, कहने का मतलब यहाँ पे एड्रेस आपको होगा ही होगा। एड्रेस आपने सीधा सीधा लिखते हैं। सबसे जो बड़ी बात इसमें आती है डिस्ट्रैक्शन, ट्रैप होता है उनका। ट्रैप कैसे हो? मान लो भी उन्होंने पूछा एक्यूपेशन। एक्यूपेशन का आपको मतलब पता ही भी क्या काम करता है, ये कार इंश्योरेंस वाला है, ठीक है। कार इंश्योरेंस में एक बंदा जो पैट्रिक है उसने कॉल किया है पहले भी, उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है। वो कॉल करेगा, ओके, तो वो आगे से जो भी फ़ोन पिक करेगा वो कहेगा भी मुझे आपकी डिटेल चाहिए। डिटेल में सबसे पहले एड्रेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब क्या है वो ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या होगा, क्या पता जो बंदा है वो कहे कि मैं पहले मुझे अभी तो मैं अब टीचर हूँ, पहले मैं एक मैनेजर था। तो आपके दिमाग में आ गई यार 2, टीचर लिखूँ या मैनेजर लिखूँ। उसने पहले का ही पूछा होगा, अब ज़्यादातर चांस है पहले का पूछा होगा तो वो बताएगा, अगर नहीं तो वो कह देगा नहीं अब का बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं और आपको चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कोई रीडिंग आ गई, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है भी कौन सी डेट को आप अपनी कार लेकर जाना चाहते हैं,
तो पहले तो वो बंदा कहेगा भी मुझे आप ऐसा करना, आप 19 जुलाई को अपनी कार ले जाना। तो दूसरा बंदा कहेगा भी नहीं नहीं यार, मैं 19 को तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो ऐसा करते हैं कि मैं ऐसा करते हैं कि मैं 10 जुलाई को ही लेकर चल जाता हूँ। वो कहेगा नहीं नहीं 10 जुलाई तो बहुत पहले, ऐसा करो आप 15 को आ जाओ। तो वो कहेगा ओके। सो कहने का मतलब है यहाँ पर 19, 10 और 15, पर लास्ट में फाइनल क्या हो 15। सो इसमें डोंट बी कंफ्यूज, इसमें ट्रैप होंगे ही होंगे और आपने इस ट्रैप को ही ढूंढना है, क्योंकि इसमें ऐसा फंडा नहीं होता भी आप उसी क्वेश्चन पे अड़े रहे तो आगे वाले क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन स्किप हो गया, आपका अगर ध्यान इसमें रहेगा तो ये भी स्किप जाएगा, आगे वाले भी स्किप जाएंगे। सो डोंट बी अफ्रेड, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो उसको रहने दो, आगे वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा काम, आगे के क्वेश्चंस भी जाएंगे। सो अगर छूट गया तो छूट गया, आगे वाले क्वेश्चन पे अपने आ जाओ, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरर्स ह्यूटन, अब यहाँ पे मॉडल है। सो क्या पता वो कहे द मॉडल नंबर इज़ 1998, फिर वो कह दे नो 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 इट्स सॉरी इट 1997। सो इस तरह के ट्रैप का आपने ध्यान देना है, यही होते हैं और कुछ नहीं होता फिल इन द ब्लैंक्स में। सो ट्रैप्स का ध्यान देना है और अपना फोकस्ड रखना है सारा का सारा। देखते हैं आपको कितने अच्छे से समझ आएगा। इसमें भी आपका एक चैलेंज है, चैलेंज ये है, ठीक है। चैलेंज में क्या है, आपको एक लिसनिंग देंगे, नीचे लिंक होगा और इसका पार्ट 1 आपने करना है। देखते हैं 10 आउट ऑफ 10 कितने स्टूडेंट्स ले पाते हैं, क्योंकि ये 10 आउट ऑफ 10 बैंड का ही टास्क 1 मतलब सेक्शन होता है, सेक्शन 1। सो इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स आ सकें आपने लेने हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान रखना है, ट्रैप्स का ध्यान रखना है और इसमें अपनी एक इमेजिनेशन लेकर चलनी है, जैसे यूजेस ऑफ कार सोशल के लिए। और दूसरा काम क्या है, दूसरा भी इसी की तरीके का ही काम होगा, सोशल के लिए या एज ए वर्कर या एज ए किसी भी तरीके के साथ ऐसा ही वर्ड आएगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ रिलेशन टू द मेन ड्राइवर, रिलेशनशिप टू द मेन ड्राइवर के साथ क्या रिलेशन था, ओके। नेम ऑफ द कंपनी का नेम, मतलब अपने को पता ही कंपनी का नेम होगा, ठीक है। प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकती है, डैश, जैसे अपने लाइफ इंश्योरेंस पीवीटी लिमिटेड जैसे भी आती हैं, इस तरह की कंपनी का नाम बोलेगा। सो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान रखना है, इमेजिनेशन आंसर लेके चलना है, कभी भी फिल इन द ब्लैंक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो पार्ट 1 को ऐसे करना है आपने सेक्शन 1 को। इसी तरीके के साथ मैं कल जो आएगी वीडियो उसमें सेक्शन 2 करवाऊँगा, भी मैप कैसे करने हैं वो भी करवाऊँगा, MCQs कैसे करने हैं वो भी करवाऊँगा, मैचिंग्स कैसे करनी है वो भी करवाऊँगा। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद द चैनल। सो इस तरीके के साथ आपको मिलेगा और चैलेंज देखते हैं कितने बच्चे पार करते हैं 10 आउट ऑफ 10 वाले। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज़ स्पीकिंग। स्पीकिंग का पार्ट 1 मैं आपको करवाऊँगा आज। देखो कहने को तो स्पीकिंग का पार्ट 1 बहुत ही ईजी आता है, लेकिन जो बच्चे क्या है ज़्यादातर क्या है इसमें नेचुरल नहीं रह पाते, वो थोड़ा सा ना क्रैमिंग वाला सिस्टम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है एग्ज़ामिनर को सीधा ही पता चल जाता है। सो पहली बात तो क्या है, इसमें आपने नेचुरल रहना है, जेन्युइन रहना है, ठीक है यार। एक वो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आपका पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, सो उतना ही बोलो जितना वो पूछे। कोई बात नहीं आपने जिस तरीके का भी आंसर याद किया हो, लेकिन वैसे नहीं बताना क्रैमिंग वाला सिस्टम, नेचुरल और जेन्युइन रहना है। जो बातें क्या है इसमें ध्यान रखने वाली है, सबसे पहली बात आती है वोकैब। वोकैब का यहाँ से मेरा मतलब है सिनोनिम्स का आपने खास ध्यान रखना है। जैसे मान लो उसने पूछ लिया डू यू लाइक शॉपिंग, उसने कहा भी क्या आपको शॉपिंग पसंद है, आपने ऐसा नहीं कहना यस आई लाइक शॉपिंग, लाइक की जगह पे एक वर्ड लाओ लव, आई लव शॉपिंग, ओके। एक तो आपने ये कह दिया, फिर आप कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, वेल आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन शॉपिंग, ठीक है। आई यूजली डू ऑनलाइन शॉपिंग्स ऑन वीकेंड्स, इसके साथ आपने ये वाली लाइन जोड़ देनी है। क्यों जोड़नी है, देखो कोई भी आंसर है उसको आपने 3 स्टेप में आंसर देना है। स्टेप नंबर फर्स्ट इज़ डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट बात यही होती है कि आंसर दो, ऐसे पहले फालतू मत बोलने लग जाना, पहले आपने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है,
फिर स्टेप नंबर 2 आएगा, उसको एलैबोरेट करो, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। देन थर्ड उसका कंक्लूज़न, कोई भी कंक्लूज़न या फिर उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। कैसे? जैसे मैंने कहा भी मुझे क्वेश्चन पूछा था डू यू लाइक शॉपिंग, मैंने कहा यस आई लाइक शॉपिंग, मैंने डायरेक्ट आंसर दिया, लाइक नहीं कहना, सॉरी आई लव शॉपिंग या आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन शॉपिंग। अब क्या है, एलैबोरेट कैसे किया मैंने, आई यूजुअली डू शॉपिंग ऑन वीकेंड्स, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आई यूजुअली डू ऑनलाइन शॉपिंग, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही करता हूँ, ठीक है। एंड इट वॉज माई फेवरेट एक्टिविटी, और ये मैंने इसका कंक्लूजन निकाल दिया कि ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी। ऐसे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन, देन इलेबोरेट द आंसर एंड देन कंक्लूजन लिखना है तो लिखो, नहीं तो ये 2 पार्ट तो होने ही चाहिए, ठीक है। सो वो कैप का ध्यान रखना है, कभी भी सेम का सेम आंसर नहीं बोलना, थोड़े बहुत सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, लाइक की जगह पे लव कर दिया, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन। सो पहली बात तो ये ध्यान रखना है। देन जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है अपनी ग्रामर। सो प्लीज़ पार्ट 1 में ग्रामर का ध्यान रखना है, अभी आपको कौन सी सेंस में, कौन सी टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो भी आपका डू यू से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, सो कहने का मतलब है प्रेजेंट की बात करें, डू यू लाइक शॉपिंग या डू यू लव टू यूज़ कंप्यूटर। सो उसमें क्या है, प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो आपने आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है, यस आई लव टू डू शॉपिंग। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हो रहा है तो कहने का मतलब है वो पास्ट की बात कर रहा है। डिड यू एंजॉय शॉपिंग व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे तो आपको शॉपिंग करना पसंद था, तो आप यस या नो, आई यूज टू, यस आई लव टू। सो सेकेंड फॉर्म में आंसर जाएगा आपका जब आप डिड। सो एक तो ग्रामर में आपने टेंसेस का ध्यान रखना है, दूसरा जो ध्यान रखना है वो आपने सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। सेंटेंसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, कंपाउंड सेंटेंस ज़्यादातर रखने हैं। कंपाउंड का क्या मतलब है, जैसे क्वेश्चन दोबारा पूछा मैंने डू यू लाइक शॉपिंग, यस आई लव टू डू शॉपिंग बिकॉज इट्स माई फेवरेट एक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे मैंने बिकॉज वर्ड लगाकर उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसका कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। बिकॉज का मतलब है एक कनेक्टर यूज़ किया जो सेंटेंस को बड़ा करे। सो एक तो आपने, आज मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आपको ग्रामर में, एक तो टेंसेस का, देन सेकंड थिंग कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस दोनों का यूज़ करना है। हो सके तो और भी सेंटेंसेस यूज़ कर लो, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेल आई लिव इन सिरसा, आई हैव बीन लिविंग फ्रॉम चाइल्डहुड। इसमें क्या है, मैंने जो इसमें आई लिव इन सिरसा, एक तो सिंपल सेंटेंस यूज़ किया है प्रेजेंट, और एक मैंने अपने परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस हैव बीन लिविंग फ्रॉम चाइल्डहुड। सो इस तरीके के साथ आप 2-3 टेंसेस को मिलाकर बढ़िया आंसर तैयार कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में। देन नेक्स्ट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है, फ्लुएंसी। देखो बोलते रहना है, चुप नहीं करना। चुप करने के बैंड 0 मिलेंगे अगर आप बोलोगे, लेकिन गलत भी बोलोगे तो उसके बैंड आपको मिलेंगे। चुप रहने के तो बैंड मिलने ही नहीं है, ये तो बात सीधी है। सो बोलने के बैंड है, और बोलना भी कैसा है, फ्लो में, ठीक है। फ्लो का ये मतलब नहीं ऐसे ही कुछ भी ऑर्डर बोल दो। टास्क रिस्पॉन्स का भी ध्यान रखना है, टॉपिक पे रहना है, ठीक है। और एक बात और, एक सबको थोड़ी सी इसमें बहुत ही माइथ है भी, उनको ये लगता है भी एक्सेंट चेंज करने से हमको बैंड मिलेंगे। देखो फ्लुएंसी में एक्सेंट नहीं आता, एक्सेंट अपना ही रखना है। अगर आपको भी हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोले तो हमारे ज़्यादा बैंड आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, बस फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है कि आप जो भी वर्ड प्रोनाउंस करो वो अच्छा हो और अच्छे तरीके के साथ प्रोनाउंस हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। सो इन बातों का ध्यान रखना है आपने स्पीकिंग पार्ट 1 में। सो इनको यूज़ करके आप अपने स्पीकिंग के पार्ट 1 में एक अच्छा इंट्रो देकर अपना इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हो एक एग्जामिनर के सामने। सो अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस शो होंगे, वो आपने क्या करना है, इन तरीक़ों के साथ आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करनी है, और अपने इंस्टीट्यूट में भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ें गलत नहीं हैं,
ठीक है। इनका यूज़ करके आप अपने स्पीकिंग पार्ट 1 को इम्प्रेसिव बना सकते हो और ऐसे आप सब कुछ अच्छे से स्पीकिंग का टेस्ट और अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। तो ये था अपना स्पीकिंग पार्ट 1। अब क्या है, आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। मैंने पार्ट 2 के बहुत सारे 2-4 स्ट्रक्चर्स तैयार किए हुए हैं जिनके द्वारा आप 2-4 का यूज़ करके ही सारे क्यू कार्ड्स उन्हीं में से ही कवर हो जाएंगे। वो आपको सारे में करवाऊंगा इसमें। सो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये थी अपनी आज की फर्स्ट डे की वीडियो। सो देखो, मैं एक ही बात कह रहा हूँ भी, आइल्स कोई भी मुश्किल नहीं है। ये आपका सिर्फ माइंड का एक वहम कहते हैं ना, वो है। ठीक है, करने पे आओ तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो इसका सिलेबस नहीं होता किसी भी तरीके का, भी आपको पता है। ठीक है, बट करो स्टेप बाय स्टेप तरीके के साथ करो। वो स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस पूरी सीरीज़ में। आज का फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएंगे और आराम से 7 बैंड्स ले सकते हैं। प्लीज़ जुड़े रहना चैनल के साथ। और लास्ट में यही कहूँगा भी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना और 2-3 बंदों को और कहना भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो इस तरीके के साथ मैं आपकी हेल्प करूँगा भी। आपको देखना, आप खुद मेरे को कमेंट करके अपना स्कोर बताओ कि सर आपकी वीडियोस के बाद ये स्कोर आया। ठीक है, सो इन द लास्ट फिर थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने स्कोर्स को ज़रूर बताना ताकि इसी से ही मेरे को आने वाली वीडियोज़ को निकालने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।